ठीक है, गुड आफ्टरनून। तो जो पहला टेस्ट हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां तक मैं स्कोर देख पा रहा हूं, आप लोगों ने मोर देन एवरेज, यही कहूंगा कि मैं अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा बहुत अच्छा। मैं थोड़ी सी और एक्सपेक्टेशंस रख रहा था। सिर्फ अर्चित के फुल आए हैं फिजिक्स में, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ और लोग हैं जो फुल ला सकते हैं, मतलब कैलिबर है उनमें। ठीक है, और आई होप कि ये नेक्स्ट टेस्ट जब भी होगा उसमें इससे अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग दिखाओगे। ठीक है, तो पहला टेस्ट का हो सकता है थोड़ी नर्वसनेस हो, डिस्कंफर्टेबल हो थोड़ा सा, लेकिन अब जाकर आप चीजों को इजीली हैंडल कर सकते हो। और आई होप कि नेक्स्ट टेस्ट में आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो आज की क्लास हम टेस्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, टेस्ट में तो टेस्ट का डिस्कशन हो रहा है अभी। जल्दी से कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो नंबर बताओ मुझे कमेंट करके, 1 to 25 पूरा बता दो। चलो पहले 1 to 10 बता दो। कोई है? ठीक है, मैं आपको 1 मिनट और दे रहा हूं, आप निकाल लो अपना टेस्ट आराम से। और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। लास्ट, ओके, 17, 19 एंड 20। 17, 19 एंड 20। दिव्यांशी का डाउट आया 17, 19, 20। ओम का आया है 22। ओके, मोहिनेश 21। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सीधे 17th क्वेश्चन। ओके, तनिष्क का 8। ओके, बढ़ते जा रहे हैं, 18, 25। चलो 10th भी आ गया है, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप सभी को दिख रहे हैं डाउट। सभी लोग इन डाउट्स को लिखेंगे, लिस्ट बना लो। 22 ये है। चलो सभी लोग अब इन डाउट्स की लिस्ट बना लो अपनी कॉपी पर जल्दी से। 17, 19, 20, 22। ओके, 12th भी है, 9th, बहुत बढ़िया। हाँ, टाइम दे रहा हूं मैं इन डाउट्स को लिखने के लिए 15 सेकेंड। सभी लोग अपनी कॉपी पर टेस्ट 2 के डाउट्स फिजिक्स में ये हैं। अब इन डाउट्स को लिखो जल्दी से, ये डाउट लिस्ट है। ठीक है, और अब मैं इन डाउट्स को डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास। तो एक बार सभी लोग ये डाउट्स देखेंगे, अच्छे से ट्राई करेंगे, और जिसको आ गया वो सॉल्यूशन पोस्ट कर सकता है। वो सॉल्यूशन पोस्ट कर सकता है जिससे कि हम कुछ डाउट्स को यहीं दूर कर पाए। एक 2 भी है, आर्यन का क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया है। चलो ठीक है, तो मैं अभी पेपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ये डाउट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। एक बार और अच्छे से देख लो, और कोई अगर चीज में दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। ठीक है, 11th भी है। ठीक, चलो हटा रहा हूं अब मैं। तो किसकी जिम्मेदारी है? ओम, तुम इन डाउट्स को पोस्ट कर दोगे ग्रुप पर। ओके सर। ठीक है, ये जो डाउट लिस्ट है इसको पोस्ट कर देना ग्रुप पर। ठीक, तो हाँ, अब हमारी जो शीट का डिस्कशन चल रहा था, आई थिंक ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट हमने पूरा कर लिया था।
और सब्जेक्टिव असाइनमेंट वो रह गया था। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी शीट निकालें जल्दी से, ठीक है, फिजिक्स की, और सब्जेक्टिव असाइनमेंट देखते हैं क्या डाउट्स आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट में हो गए थे सारे डाउट डिस्कस? अगर कुछ बचे हैं तो बताओ। 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, आई थिंक 13 की 13 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ऑब्जेक्टिव 12 आ रहा है विपुल का। विपुल, ऑब्जेक्टिव 12 में क्या दिक्कत आ रही है, जल्दी से बताओ। सर उसका सही आंसर क्या था सर? डी ऑप्शन की बी ऑप्शन? चलो देख लो, अब तो हमने सीख लिया था, कहीं गड़बड़ कर रहे थे, अब वो भी नहीं होनी चाहिए। पिच दी हुई है 1 mm, 50 डिविजन ऑन इट सर्कुलर स्केल, 3 मेन स्केल डिविजन आर क्लियरली विजिबल। तो 3 मेन स्केल डिविजन यानी 3 इंटू पिच, ये हो गई मेन स्केल रीडिंग, और दैट इज 3 mm। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या आएगी ये हम देख लेते हैं। 31st डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड, so 31 into least count, that is 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर मिलीमीटर में करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर, सॉरी ये आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो ये बनेगा 31 इंटू 0.31 मिलीमीटर। और अब हम जीरो एरर देखते हैं। जब उसने जीरो एरर की बात की तो 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ द ग्रेजुएशन। तो 6 डिवीजन बिलो द लाइन ऑफ द ग्रेजुएशन का मतलब कि इसका जो जीरो है वो लीनियर स्केल से 6 डिवीजन नीचे है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव जीरो एरर है। सर लेकिन इसका लीस्ट काउंट ये थोड़ी होगा 0.01, 50 हाँ, डिविजन है ना, 50 डिवीजन है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करेंगे, पिच डिवाइड बाय 50 डिवीजन। तो पिच कितनी है 1 mm, तो इसका लीस्ट काउंट आएगा 1/50 mm। तो यानी इसका हाफ कर दो, सॉरी इसका, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 mm, ये लिख लेना, ठीक है, ज्यादा आसान होगा कैलकुलेट करना, ठीक है। और पॉजिटिव जीरो एरर है, और कितना है 6 डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, दैट इज 1/50 mm, ठीक है। तो लीस्ट काउंट का ध्यान रखना, लीस्ट काउंट कितना है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, दैट इज 50 mm, ठीक है। और फाइनल रीडिंग जो आएगी वो आएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी 3 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी 0.62 mm माइनस जीरो एरर हो जाएगा 0.12 mm। बस दिस शुड बी द आंसर, यानी कितना आ जाएगा 3.50, ये आना चाहिए आंसर बी। सर डी आंसर शीट में। हाँ नहीं, बी देना है, बी आंसर सही है, बी लगा लो, सही कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्टिव असाइनमेंट की तरफ आते हैं। कोई डाउट है तो पूछो 1 to 13। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है माधव की तरफ से, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 9, 10, ओके 11। चलो तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सभी लोग पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है द वर्नियर, it is given that 9 MSD equal to what is the magnitude of the zero error। हाँ तो दिक्कत क्या आ रही है 5th क्वेश्चन में, माइक ऑन करके बताओ मुझे 5th क्वेश्चन में दिक्कत क्या आ रही है, जिसने भी पूछा है। सर आंसर मैच नहीं कर रहा पीछे से।
जीरो एरर का मैग्नीट्यूड बताना है। देखो ये बताओ नेगेटिव जीरो एरर है या पॉजिटिव? नेगेटिव। बिल्कुल। मेन स्केल का जीरो यहां है और वर्नियर स्केल का जीरो यहां है, तो इस साइड है यानी लेफ्ट साइड है, यानी निगेटिव जीरो एरर। तो निगेटिव जीरो एरर कैसे देखते हैं? 10 माइनस द डिवीजन विच इज कोइंसाइड इनटू लीस्ट काउंट। तो 10 माइनस कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है स्टार्टिंग से? अगर हम देखें तो सेकंड। सेकेंड डिवीजन, तो 10 माइनस 2 इंटू 0.1 mm, ये हो जाएगा 0.8 mm। दिस इज द जीरो एरर। क्या दिया हुआ है? -0.7। सर हाँ सर वो थर्ड डिवीजन को इंसाइड कर रहा है। हाँ, तो थर्ड कर रहा है ना, मैंने 2 लिखवा दिया बिना फालतू। तो थर्ड कर रहा है तो 0.7 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, और निगेटिव जीरो एरर है तो कितना लिखोगे? माइनस में 0.7, समझ रहे हो, क्योंकि ये निगेटिव जीरो एरर है। सर मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होगा ना सर? हाँ मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, तो मैग्नीट्यूड बोल दिया। 0.7 हाँ आएगा ना? हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड ऑफ द जीरो एरर दैट इज 0.7 mm। सर वैसे सेकंड डिवीजन कर रहा है सर फिगर में तो वैसे ही। अरे वर्नियर कैलिपर का देखोगे, कौन सा देखोगे? नहीं, जो फिगर में दिया है सर क्वेश्चन में। हाँ तो वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है सर देखो। सेकंड कर रहा है, आप देख लो एक बार। अरे वर्नियर कैलिपर का स्टार्टिंग डिवीजन 0 1 के लेफ्ट साइड है। सर नहीं, कौन सा कर रहा है ये कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तो कोइंसाइड कौन सा कर रहा है मेरे भाई? सर देख सेकंड डिवीजन। सुनो जरा, जीरो जो है नहीं वो सर। लेफ्ट साइड है। सर थर्ड है। हाँ अब समझ गए, चलो ठीक है, हो जाती गलतियां। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद सेकंड पार्ट और इसका। सेकंड पार्ट अब नहीं कर पाओगे, अब हो जाएगा सेकंड पार्ट, करके देखना। 9th क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा ये नहीं पढ़ा है अभी। कंसिडर एस इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, और एक्स दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है। फाइंड द एस। ओके चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो अगर हमें एस इक्वल टू एक्स कॉस थीटा दे दिया है, तो अगर मैं एस लिखना चाहता हूं, फाइनल रिजल्ट अगर मैं एस का लिखूंगा तो क्या लिखना चाहूंगा? एस की ट्रू वैल्यू एंड प्लस माइनस डेल्टा एस। तो एस की ट्रू वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? एक्स की ट्रू वैल्यू कर देंगे और कॉस थीटा की ट्रू वैल्यू। और कॉस थीटा की ट्रू वैल्यू कब आएगी? जब एक्स मतलब थीटा की ट्रू वैल्यू होगी। तो यहां से एक्स की ट्रू वैल्यू कितनी दी हुई है? दैट इज 2, और इनटू थीटा की ट्रू वैल्यू दी हुई है 53 डिग्री। तो ये हो जाएगा cos 53। cos 53 कितना होता है? 3/5। तो ये हो जाएगा 6/5। ये ट्रू वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें डेल्टा थीटा दिया हुआ है और डेल्टा एक्स दिया हुआ है। तो अगर मैं डेल्टा एक्स निकालता हूं तो डेल्टा एक्स कैसे निकालूंगा? डेल्टा एक्स तो जरा देखते हैं। ds बाय डी थीटा अगर मैं करता हूं, ds बाय डी थीटा, रुको जरा देखो। सर हाँ बोलो। सर इसमें ऐसे नहीं निकाल सकते कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के एरर निकाल दें? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन ये जरा देखना होगा ना कि cos थीटा कब मैक्सिमम होगा? 53 माइनस 2 डिग्री पर। लेकिन तुम्हें उसकी वैल्यू कहां पता है?
ये बात पक्का है कि एस मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होगा और कॉस थीटा मैक्सिमम होगा। लेकिन कॉस थीटा पूरा का पूरा मैक्सिमम कब हो जाता है, जब थीटा मिनिमम होना चाहिए। और थीटा मिनिमम यहाँ कितना है, 53 माइनस 2 डिग्री। क्या हमें कॉस 51 डिग्री की वैल्यू पता है? नहीं पता, तो हम इसमें नहीं लगा पाएंगे ये वाली चीज। तो हमें क्या करना होगा, इसको करने के लिए हमें अपना एनालिटिकल मेथड वही वाला। सर तो हाँ, हम इसमें डेल्टा एस बाई एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा नहीं कर सकते? वही करना चाहते हैं। डेल्टा एस वाई एस इक्वल टू, तुम क्या लिखना चाहते हो, डेल्टा एक्स वाई एक्स प्लस डेल्टा ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब ये डेल्टा ऑफ कॉस थीटा कहां से लाओगे? सर हाँ, डेल्टा कॉस थीटा सर वो मतलब डी कॉस थीटा है सर, डी कॉस थीटा में जानते हैं साइन थीटा। बस बिल्कुल सही है। तो हम ये चीज कहां से लाएंगे? ठीक है, जैसे डी कॉस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, ठीक है, अगर इसको किया जाता है तो किस तरीके से लिखा जाता है? डी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी ऑफ कॉस थीटा बाय डी थीटा क्या बनता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ डी ऑफ कॉस थीटा चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन थीटा डी थीटा। और इस चीज को यहां पुट कर देना, तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एस बाई एस इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये बन जाएगा माइनस, मतलब प्लस ही लेना होगा क्योंकि मैक्सिमम एरर चाहिए। तो प्लस साइन थीटा डी थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। कितनों को समझ में आ गई है ये चीज? जिसको सर? नहीं आई है वो पूछे। हाँ सर पर एरर तो 10% है एस में। हाँ, तो 10% है, लेकिन यहाँ पर हमें ये मेथड लगाना होगा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। समझ रहे हो इस चीज को? हमें कॉस 51 और कॉस ये सारी वैल्यूज नहीं पता, तो जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट ही आंसर आएगा। इसमें एग्जैक्ट आंसर निकाल नहीं पाओगे क्योंकि कॉस 51 वगैरह की वैल्यूज हमें नहीं पता। ओके सर। ठीक, तो अभी अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब तुम्हें क्या क्या दे दिया है? डी थीटा दिया है, थीटा दे रखा है, डेल्टा एक्स दे रखा है, एक्स दे रखा है, क्या निकल जाएगा? डेल्टा एस। सर डी थीटा कैसे आया सर? क्या हो गया? डी थीटा कैसे आया? बस इतना ध्यान रखो कि ये अगर तुम निकालना चाहते हो, ये अगर निकालना चाहते हो तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तुम, किसके रिस्पेक्ट में करोगे? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी थीटा बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। और मेरे को चाहिए डी ऑफ कॉस थीटा, तो ये क्या बनेगा? माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये डी थीटा इधर जाएगा ना, तो मुझे सिर्फ मॉडुलस से मतलब है तो मैं प्लस ले लूंगा। चलो, तो ये था 9th। अब सारी वैल्यूज रख लेना, सिर्फ कैलकुलेशन बचती है। 10th क्वेश्चन में करवा चुका हूं सर 10th नहीं बताऊंगा। हाँ सर हम डी थीटा पे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ना थीटा की? बिल्कुल। डी थीटा हमारे पास कितना है बता सकते हो? डी थीटा है 2 डिग्री और उसको रेडियन में करना होगा। ओके सर। 2 डिग्री जो है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, तो ये रेडियन में रखना है हमें। ओके सर। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन, मैं नहीं करवा रहा हूं। 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? मास अपॉन वॉल्यूम करके डेंसिटी निकालना है। मास है 5.74 ग्राम और डेंसिटी वॉल्यूम है 1.2। तो ये ग्राम में है, ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये मेरी मिलेगी डेंसिटी।
चलो बताओ जरा, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक रखूंगा मैं आंसर? कितने हैं इन दोनों के पास? इसके पास कितने हैं? बिल्कुल, इसके पास 2 हैं। तो आंसर जो आना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स का आना चाहिए। बस, तो कर दो 5.74 डिवाइड बाय 1.2 कितना आएगा? 4.78। 4.78। चलो भाई 4.78 मुझे चाहिए 2, तो इसको हटाना होगा राउंड ऑफ। इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो ये कितना हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद? 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस शुड बी द आंसर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्टिव असाइनमेंट। अब जो होमवर्क है मेंस प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट क्लास, ठीक है? हाँ, जो मॉड्यूलेशन वगैरह वाली चीजें डाल रखी है ना, उनको छोड़ देना। जो सिर्फ एरर वगैरह है उन्हीं को ही करना है। वो गलती से आ गए हैं, ठीक है, उनको अभी छोड़ देना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। बहुत अच्छे से देख लो। ठीक, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स, जहां से हमने छोड़ा। सर हाँ, सर 13 क्वेश्चन की एक बार लैंग्वेज एक्सप्लेन कर दीजिए आप। 13th क्वेश्चन उसने बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पी है, उसका फॉर्मूला ये है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एबीसीडी पर वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो अगर एबीसीडी को मेजर करने में एरर है तो फिर पी को भी अपने आप एरर मिल जाएगा। तो बस अब कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में एरर परसेंटेज दिया हुआ है आपको एबीसी मेजर करने का। तो आपको एरर परसेंटेज निकालना है पी में। तो वही चीज करनी है, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 3 डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा, प्लस सी की पावर कितनी है 1/2, तो ये डेल्टा सी बाई सी, और डी की भी 1/2 है तो 1/2 डेल्टा डी बाई। अच्छा, डी की नहीं है, डी की पावर नहीं है तो सी रही। ओके सर। परसेंटेज चाहिए तो इनटू 100 कर देना सभी में। तो सारी चीजें हमें दी हुई है, रख देना, आंसर आ जाएगा। सर हाँ सर आपने कौन से क्वेश्चन छोड़ने के लिए बोले हैं अभी? मॉड्यूलेशन वाले, जिसमें कहीं कहीं तुम्हें मॉड्यूलेशन लिखा मिलेगा उनको छोड़ देना, ठीक है? वेव वगैरह ऐसी बनी होंगी बेकार में, उनको अभी छोड़ देना है। हाँ जी, तो हाँ एक डाउट था कि सर वेक्टर्स में जब हमें वर्क हाँ डन हाँ तो वेक्टर सर फोर्स डॉट आवाज चली गई तुम्हारी। इनटू डिस्टेंस करते हैं। नहीं आ रही आवाज, चलो जब आएगी तब पूछ लेना। एक क्वेश्चन दिया था मैंने काइनेमेटिक्स का। सर हाँ सर एक वेक्टर से बोलो। डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे हमें दे रखा है कि ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर इंटू सी हाँ वेक्टर, और हाँ सर अगर ए वेक्टर एक्स एक्सिस में है, मतलब सर हाँ क्रॉस प्रोडक्ट है ये, और ए वेक्टर एक्स एक्सिस में, तो सर बी क्रॉस सी वेक्टर कौन से प्लेन में लाई करेगा? देखो, अभी मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सारे बच्चे फिर सब सुनेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं। इससे अच्छा क्या करो, तुम इस क्वेश्चन को पोस्ट करो ग्रुप पर, ठीक है? पहले पोस्ट कर दिया करो, देन सब लोग पढ़ लेंगे उस क्वेश्चन को, दिमाग लगा लेंगे, देन डिस्कस करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है? तो हम इस चीज को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। सर मतलब वैसे ये क्वेश्चन में मतलब कोई अलग कॉन्सेप्ट लगेगा क्या? कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन जहां से मिल रहा है तुमको, जहां पे तुम कर रही हो इस क्वेश्चन को, उसको तुम पोस्ट कर देना ग्रुप पर, ठीक है? तो मैं भी देख लूंगा, सारे बच्चे भी देख लेंगे, वरना अभी क्या होगा, सिर्फ मैं और तुम समझते रहेंगे, बाकी कोई नहीं समझेगा। ठीक, चलो। तो पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन दिया था, हाँ बिल्कुल पोस्ट कर दिया जाएगा ग्रुप पर, टेंशन मत लो। तो
तनिष्क तुम बताओ मुझे, एक क्वेश्चन दिया था मैंने करने को। यस सर। कौन सा था वो क्वेश्चन, पढ़ो जरा उसको। सर क्या करना है? क्या था वो क्वेश्चन? सर कहते हैं कोई एक पर्सन है सर, वो 3 मीटर सर पहले नॉर्थ गया, उसके 3 बाद मीटर सर। नॉर्थ गया। यस हाँ, सर। तो उसके बाद फिर सर वो 3 मीटर सर उधर चला गया ईस्ट, 3 मीटर फिर ईस्ट गया, ठीक है। फिर और सर 2 मीटर सर साउथ, 2 मीटर साउथ गया, ठीक है। और उसके बाद सर 2 मीटर सर वैसे चला गया 2 मीटर वेस्ट। वेस्ट चला गया, ठीक हाँ, है। तो बस इतना ही गया था। यही गया था, डिस्प्लेसमेंट निकालना था और डिस्टेंस, है ना। यस सर। ठीक है, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। सभी लोग निकालेंगे आंसर इसका। ओके, √2 आ रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आ रहा है 10। तो देखो सिंपल सी बात थी, हमें डायरेक्शन इसी के अकॉर्डिंग लेना था, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है प्लेन के बाहर जाना, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड, प्लेन के बाहर। और वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब प्लेन के अंदर, इनटू द प्लेन। ये वर्टिकली डाउन हो गया। तो हमारे पास कुल मिला के कितनी डायरेक्शन है? 6। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूं तो मेरे राइट में ईस्ट है, इधर वेस्ट है, सामने नॉर्थ है जो स्क्रीन की तरफ है, पीछे साउथ, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड और नीचे फ्लोर की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखना है हमें, हर बार हमें यही बनाना है। यहां से नॉर्थ गया वो, फिर गया ईस्ट, ठीक है, फिर गया है वो साउथ, यहां से इस तरीके से, और फिर इस तरीके से यहां पर गया ये वेस्ट, और यहां रुक गया। तो यहां अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो दिस इज द फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो भाई ये डिस्टेंस कितनी बची हुई है? ये डिस्टेंस बची हुई है 1 मीटर, और ये 2 है तो ये भी 2 हो गई, तो ये पूरी कितनी बची? 1 मीटर। तो ये कितना आ गया? दिस इज √2। तो अगर हम देखें इस जगह पर खड़े होकर, तो इस जगह पर खड़े होकर हमारा जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो डिस्टेंस आ रही है दैट इज √2। तो ये है 1 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 1 मीटर। क्या मैं आंसर ये दे दूं, डिस्प्लेसमेंट इज √2 मीटर? अकेला अगर मैं ये आंसर देता हूं तो ये गलत होगा। मुझे ये पता है कि ये तो लेंथ है, डायरेक्शन का क्या? डायरेक्शन भी तो पता नहीं है। तो डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट की होती है वो होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी और ये हमारी फाइनल पोजीशन है, और मैं डायरेक्शन देख रहा हूं इसके अकॉर्डिंग, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। हाँ बिल्कुल सही है। तो हम ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अगर हम देखें तो ये एंगल कितना आएगा अंदर वाला? 45 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? ये एंगल हमने कैसे निकाला है? ये एंगल हमने निकाला है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। थीटा ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा यहां से? 1। तो थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। तो हम डायरेक्शन बोलेंगे, डायरेक्शन इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, सो ये लिखेंगे टुवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो फुल आंसर जानना हमेशा जरूरी है क्योंकि ये वेक्टर चीजें हैं। तो आंसर आएगा टुवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दिस इज द फाइनल आंसर कि भाई √2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन इज टुवर्ड्स 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। और डिस्टेंस का तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस तो क्या है? एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ है तो 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो डिस्टेंस हो गया कितना? 10 मीटर।
सबको आ गया? लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं, इसको नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो। ये भूल जाते हैं, ये नहीं भूलना है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या आ रही है इनिशियल से फाइनल की तरह? ये आ रही है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो हम क्या बोलेंगे? 45 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एकता क्लियर है? तो अगली बार जब मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो आप मुझे डायरेक्शंस के साथ आंसर देना, और डायरेक्शन आपका जो कन्वेंशन दिया होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। चलो अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड सिंपल सा। ये पॉइंट सपोज यहां से वो चलता है, यहां तक जाता है, ए से बी तक की तरफ, ठीक है, ए से बी की तरफ। तो ये एंगल मैं मान लेता हूं कुछ 120 डिग्री, रेडियस है आर, ये चल रहा है ऐसे। फाइंड दी डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है? दिस इज अवर ओरिजिन, ये दिया है 0,0,0, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। चलो भाई बताओ जल्दी से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फ्रॉम ए टू बी, टू पाई बाई 3 इंटू आर डिस्टेंस आ रहा है रौनक का, एंड आई एम ग्लैड, ये बिल्कुल सही है जवाब, वेरी नाइस। विपुल का भी आंसर आ रहा है। The screen not clear. क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है कि स्क्रीन सही नहीं दिख रही है? नो सर, स्क्रीन क्लियर है। ओके, तो आई थिंक नेट कनेक्शन चेक करो जिसको स्क्रीन नहीं दिख रही है, ठीक है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है √3r आ रहा है किसी का, एंड टुवर्ड्स 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। देखते हैं, चलो डिस्टेंस तो बहुत ही सिंपल है यार। डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो डिस्टेंस क्या है? यहां पर आर्क है, आर्क कितनी कवर की? यहां से यहां गए तो ये वाली जो आर्क है पूरी, ठीक है, ये आपने कवर की है, ये वाली, दिस इज द डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। पर ये फॉर्मूला लगाते वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि एंगल किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब कितना रेडियन? 2π/3 रेडियन। और दैट इज द आर्क जो है वो यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस है, और रेडियस कितनी ले रखी है हमने? आर। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया यहाँ पर, दैट इज 2π/3 इंटू आर मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ द डिस्टेंस। हाँ, डिस्प्लेसमेंट अभी देखते हैं। चलो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं, सर हाँ हम डिस्टेंस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr भी तो लगा सकते थे। हाँ लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। ओके सर। लेकिन 120 डिग्री तो कवर कर रहे हो तुम, तो इंटू 120 डिग्री भी करना होगा। सर वो तो थीटा में आ जाएगा ना, 120 अपॉन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बस थीटा रेडियन में रखना या फिर डिग्री में रखना। अगर 360 रख रहे हो तो डिग्री में रखना, रेडियन में अगर रख रहे हो तो 2π रखना और देन 2π/3 करना। ओके सर। चलो क्वेश्चन जो डिस्प्लेसमेंट का है उसको मैं कैसे कर रहा हूं जरा देखो।
डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो ये लेंथ चाहिए, कौन सी वाली, ये वाली। ये मेरा ओरिजिन है। यहां अगर मैं कोऑर्डिनेट देखता हूं ए पॉइंट पर, तो मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, r,0,0, और ये क्या बनेगा, ये मुझे निकालना होगा, ये कोऑर्डिनेट। ये पता है मुझे कि दिस इज 90, तो ये कितना आ गया, 30 डिग्री। तो भाई ये कोऑर्डिनेट अगर निकालना होगा तो मुझे ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं मैं, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ठीक है, मैं ला देता हूं मैं यहां, दिस इज माय ओरिजिन, ये वाला कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, और ये रेडियस r है, और मुझे ये वाला एंगल पता है, दिस इज 30 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर जाता हूं तो दिस इज माइनस एक्स एक्सिस, तो ये एंगल कितना बचा, 60 डिग्री। तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, r cos 60, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये कितना आएगा, r sin 60। ठीक है, तो ये हाँ क्या हो गया सर, वीडियो क्या हो गया, क्या सभी के साथ हो रहा है ऐसा? नो सर। नहीं हो रहा। नेट कनेक्शन, किसी का नेट कनेक्शन में दिक्कत है। चलो तो देखो यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, r cos 60 मतलब कितना, r/2, और r sin 60 मतलब कितना, √3r/2। तो ये जो होगा ये कोऑर्डिनेट बनेगा -r/2, √3r/2। तो मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया -r/2, √3r/2, 0। तो बस अब मेरा काम बन गया, मेरे पास दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। ये कोऑर्डिनेट है कितना, r,0,0, और ये कोऑर्डिनेट है -r/2, √3r/2, 0। मुझे चाहिए ये, दिस इज माय ओरिजिन। तो देखो ये वाला जो पोजीशन है ये t = 0 पर थी, यहां से चालू किया, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओरिजिन से ये वाला जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये कितना आएगा, ये हम लिख सकते हैं r_i + 0j + 0k। और जो मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो कितना आएगा, यहां से फाइनल पोजीशन वेक्टर ये आएगा कितना, -r/2i + √3r/2j, और बाकी तो 0 ही है, j वाला तो 0 ही है, 0k। तो अब मेरे पास फाइनल पोजीशन वेक्टर भी है और इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का जो वेक्टर है वो कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को घटा दो। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है भाई, -r/2 i + √3/2 rj, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, सिंपल सा r_i। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। पहले नोट करो इतनी चीजों को। मैंने ये मेथड लगाया है, कौन सा, बाय द वेक्टर। ये बहुत जरूरी है, वेक्टर सीखा है हमने। फॉर्मूला वगैरह अभी नहीं देख रहे हैं हम, फॉर्मूले से भी बताऊंगा मैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम वेक्टर सीखो। सर आपने वेक्टर में ही बताया था एक फॉर्मूला कि हाँ, अगर हाँ, दो बिल्कुल वेक्टर सही इक्वल होते हैं तो 2 mod sin θ/2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, याद है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना सीखो, फॉर्मूला बेस ना रखो चीजों को। सिंपल सा क्या किया है हमने, इनिशियल पोजीशन, हाँ क्या हुआ सर फिगर में 30
डिग्री कैसे 30 आया? डिग्री कैसे आया? टोटल कितना था 120 और ये कितना हो गया 90। ओके ओके। डिस्टेंस में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हटा रहा हूं मैं इसको। तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अब कितना बदल गया है। पहले जो 10th तक था वो अलग था। लेंथ ऑफ कॉर्ड से भी निकल जाएगा, बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ कॉर्ड ही क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगी। जो ये वाली कॉर्ड है ए से बी वाली, ये इसकी जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ही आएगा। लेकिन याद रखना आपसे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नहीं पूछता है, वो वेक्टर फॉर्म में भी पूछ सकता है और डायरेक्शन भी पूछेगा। तो देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल देते हैं तो हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास आ रहा है कितना, -3r/2 आई कैप और प्लस √3/2 r इंटू जे कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कैसे बनाऊंगा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कुछ इस तरीके से, ऐसा। कहां से कहां ज्वाइन कर रहा है ये? ए पॉइंट से बी पॉइंट को। So this is the displacement vector. ए से बी की तरफ फाइनल पोजीशन बी है और इनिशियल पोजीशन ए। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अगर मुझे इसकी लेंथ चाहिए तो इसकी जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बराबर है। तो कितनी आएगी? √3/2 इंटू आर का होल स्क्वायर, सॉरी -3/2 इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस √3r/2 का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा अंडर रूट में? 9/4 इंटू आर स्क्वायर प्लस 3/4 इंटू आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा √3r। ये लेंथ आ गई। डायरेक्शन अगर देखना है, डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं? डायरेक्शन अगर देखना है तो आप क्या बता सकती हो? डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर, ये हमें डायरेक्शन बताएगा। तो डायरेक्शन कैसे दिखाओगे? ये जो वेक्टर है -3r/2 आई कैप एंड प्लस √3r/2 जे कैप, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, √3r से डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगी? यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन। और यूनिट वेक्टर ही क्या करता है? डायरेक्शन शो करता है। समझ रहे हो? नोट डाउन करो। तो ये वेक्टर मेथड है, बहुत ही जरूरी है, ये आगे जाके यही काम आएंगे। कोऑर्डिनेट्स लिख लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, फिर पोजीशन वेक्टर्स लिख लो एंड देन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर दो, और डायरेक्शन पूछी गई है तो ये कर दो। यूनिट वेक्टर के अलाउंग डायरेक्शन आ जाएगी। अगर एंगल पूछा गया है तो ये एंगल भी तुम निकाल सकते हो, इसमें कोई कठिन नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं हम? ये एंगल ऐसे निकल जाएगा। ये वाली लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज √3r/2, दिस लेंथ इज r/2, दिस लेंथ इज ऑल्सो r। तो टोटल ये वाली लेंथ हो गई √3r/2 और ये लेंथ हो गई टोटल कितनी? 3r/2। तो ये एंगल हमारे पास आ जाएगा tan थीटा दैट इज इक्वल टू √3r/2 और 3r/2 कितना बचेगा? 1/√3। तो थीटा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री।
सब कुछ हो सकता है, समझ रहे हो, वेक्टर्स की मदद से सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अगर तुम यहां खड़े हो और तुमसे डायरेक्शन पूछ लिया जाए तो तुम यहाँ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बता रहे हो, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आएगा आंसर? 30 डिग्री कहां गए हम? टुवर्ड्स नॉर्थ, 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट। समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। लास्ट 15 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अब वो नहीं रहे जो कि तुम पढ़ते आ रहे हो। सर ये जो अपने लास्ट लाइन लिखे 30 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट। हाँ, ये वाली समझ में नहीं आई? ये वेक्टर इस तरफ है, हमारी वेस्ट डायरेक्शन इस तरफ है और नॉर्थ डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर हम ये वाले वेक्टर को देखें तो वेस्ट से कितना उठना पड़ रहा है? 30 डिग्री उठना पड़ रहा है किस तरफ? नॉर्थ की तरफ। आया समझ? सर अगर हम इसको ईस्ट मान लें तब? ईस्ट मान लो तो तुम्हारी डायरेक्शन बदल जाएगी, लेकिन कन्वेंशन तो यही होता है ज्यादातर जो क्वेश्चंस में मिलेगा। सर ये डाउट आता है कि सर हम जो रिजल्टेंट वेक्टर की सर डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में लें? डायरेक्शन तुम देखो हमेशा इस कन्वेंशन के हिसाब से ले लेना, जैसे नॉर्थ, ये ईस्ट, नीचे वाला साउथ, ये वेस्ट, बस। ठीक है, तो ये था यूज ऑफ वेक्टर इन कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज देखते हैं। नेक्स्ट, सभी लोग जानते हैं स्पीड के बारे में। क्या होती है भाई? सिंपल सी, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशो, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसी क्वांटिटी है ये? दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी लगेगा सिंपल सा चल रहा, पता नहीं क्या है, अभी धीरे धीरे देखना। ठीक है, थर्ड, अब मैं अगर टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करूं तो कितने तरीके की स्पीड होती है टाइप्स में? पहली, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या होती है? कोई बताएगा मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड? सर किसी इंस्टेंट पे अगर हम देखें उस पार्टिकल की स्पीड तो बिल्कुल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो तुम्हारा मीटर लगा रहता है गाड़ियों में, वो तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? सोचो जरा, क्या वो डायरेक्शन के बारे में कोई खबर देता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। बिल्कुल, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब है द स्पीड एट द इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट। और इसको अगर निकालना है तो कैसे निकाला जा सकता है? इसको निकाल सकते हैं हम, दैट इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन से सर। दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे हम। अब बी पार्ट, बी पार्ट क्या है जरा देखो। एवरेज स्पीड, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया जाता है इसको? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज एवरेज स्पीड। ठीक है, कोई ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है एवरेज स्पीड की, इसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ठीक है,
ये कब निकाली जाती है, बस ये बताओ, क्या इंपॉर्टेंस है एवरेज स्पीड की? क्या मतलब एवरेज स्पीड क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द स्पीड, ठीक है, इट टेल्स अबाउट द स्पीड एट विच कार और एन ऑब्जेक्ट, at which an object traveled during the whole journey, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या है कि जैसे मैं तुमसे पूछूंगा भाई कहाँ गए थे, तो तुम बोलेगा हम स्कूल गए थे, अपने बस से गए थे, तो बस तो बहुत स्पीड चेंज करती है स्पीड ब्रेकर के अकॉर्डिंग, फिर खाली रोड मिलती है तो स्पीड चेंज कर लेती है, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद तुमसे प्रिंसिपल पूछती कितनी एवरेज स्पीड से पहुंचे तुम स्कूल, तो तुम बोलोगे 45 किलोमीटर पर आवर। क्या हमेशा 45 किलोमीटर आवर से चलिए बस? नहीं, लेकिन तुमने क्या किया, पूरा डिस्टेंस देखा, पूरा टाइम देखा और उनका रेशियो निकाल कर एवरेज स्पीड बता दी। यानी कई बार बस 45 से ऊपर की स्पीड पे चली होगी और कहीं पर 45 से नीचे की स्पीड पे पहुंची होगी। ठीक, अगर किसी को कुछ पूछना है तब पूछ सकता है। ठीक, तो दिस इज द एवरेज स्पीड। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर, और टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट सीधे सीधे क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो ये तो सब सिंपल सी चीज है। लास्ट 10 सेकंड दे रहा हूं इसको नोट डाउन करने के लिए। वेरी गुड, कुछ है नहीं ज्यादा, स्पीड के बारे में सब जानते हैं। तो देखो नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड कब बोलेंगे? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सर हम यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को ग्राफ पे शो करते हैं ना? जरूरी नहीं है, तुम किसी भी तरीके से शो कर सकते हो। अभी हम देखेंगे ग्राफ। यूनिफॉर्म स्पीड मेरे ख्याल से समझ में आनी चाहिए कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, अगर हर बार जैसे मान लो ये 2 मीटर, ठीक, ये बताओ 4 मीटर, ये 6 मीटर, ए बी सी डी, ए से बी तक का जो टाइम है वो है 2 सेकेंड। इधर का जो टाइम लिखा है इक्वल INT इंटरवल। अब ये देखो बी से सी तक का जो टाइम है वो मैंने कितना ले लिया? 4 सेकेंड, और इधर का जो टाइम है वो ले लिया मैंने 6 सेकेंड। तो मुझे बताओगे ये अनइक्वल स्पीड से चल रहा है या यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड है, सिंपल सी बात है। ए से बी तक की जो स्पीड है, ए से बी तक की वो कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। बी से सी तक की स्पीड कितनी है? वो भी 1 मीटर पर सेकेंड है। सी से डी तक की स्पीड कितनी है? 1 मीटर पर। तो छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपल सी चीज है भाई। एक जैसी स्पीड चलेगी तो यूनिफॉर्म कहलाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा? बदल सकती है चीजें। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time and vice versa।
वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू है कि भाई अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चल रहा है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से डी गए। देखो जरा, टाइम ले लिया इसका 1 सेकेंड, इसका भी टाइम 1 सेकेंड, इसका भी टाइम 1 सेकेंड, और इधर 10 मीटर, इधर 20 मीटर या 30 मीटर। तो यहाँ स्पीड क्या होगा ए से बी तक की 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ होगा स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म। सिंपल सा, ठीक है। तो कुछ ज्यादा है नहीं, नोट करो जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड इन दोनों चीजों को समझने के लिए। स्पीड बदल रही है तो नॉन यूनिफॉर्म, सेम है तो यूनिफॉर्म। वेरी गुड। अब जरा देखो, ग्राफ, ठीक है, ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम, ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम। तो अगर हमें कोई ग्राफ दे दिया, मान लो ये जो ग्राफ बताया जा रहा है ये है स्पीड और ये है टाइम। टाइम किसमें है? सेकंड में। और स्पीड किसमें है? मीटर पर सेकंड में। और ये ग्राफ कुछ ऐसा दे दिया, ये बात तो पक्की है कि अगर ये नीचे चला गया ग्राफ, तो क्या ये नीचे वाला ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये ग्राफ निगेटिव में जा सकता है? अगर मैं इसको 0 बोल दूं तो ये निगेटिव में पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नीचे का ग्राफ नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमें जो ध्यान रखना है वो बहुत बड़ी बात है। क्या है जरा देखो, एरिया, एरिया अंडर स्पीड वर्सेस, एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा? गिव्स डिस्टेंस, गिव्स डिस्टेंस। ये जो एरिया है ये वाला, दिस इज द एरिया, ये एरिया हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा। और दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कि जो एरिया है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का वो डिस्टेंस देगा। क्यों देगा? उसका रीजन क्या है? जरा देखो ध्यान से कि अगर मैं मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, तो वो किसी समय ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर था, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर था, एंड देन उसने कितना कवर किया? dx। तो यहां से x और ये डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस dx। दिस इज माय ओरिजिन। तो ये जो टाइम लगा है इतना चलने में, इसने कितना टाइम ले लिया? dt। तो मैं ये कहूंगा कि जो dx डिस्टेंस चला डिवाइड बाय dt कर दिया, तो ये क्या दे दिया इसने? इंस्टेंटेनियस स्पीड दे दी, ठीक। तो अगर मेरे से डिस्टेंस पूछा जाता है तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड को लिख रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, v इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी v इंस्टेंटेनियस, v इंस्टेंटेनियस और इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इनटू dt, इसका इंटीग्रेशन करूंगा। इंटीग्रेशन क्या देता है? देखो जरा ध्यान से, ये जो चीज है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है और ये टाइम, इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बना है, इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा? इन दोनों के बीच के ग्राफ का एरिया।
और ये किसके बराबर होगा यहाँ पर, डिस्टेंस के। ठीक है, फाइन, ये x का इंटीग्रेशन है, तो x क्या है, डिस्टेंस, तो इसका इंटीग्रेशन डिस्टेंस करेगा। और ये किसका है, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द एरिया अंडर द वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मॉड, जो कि स्पीड होता है, इनटू dt, टाइम। नोट करो जल्दी से सर इसे एक बार का और ध्यान। देखो तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, यस सर। इंटीग्रेशन अगर तुमने पढ़ा है तो ये चीज भी पढ़ी होगी कि अगर कोई y वर्सेस x का ग्राफ होता है तो यहां जो हम एरिया निकालते हैं, तो ये dx ले लिया, ये y ले लिया, इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया y dx, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, इस पूरे का एरिया। तो इसी तरीके से अगर x की जगह टाइम ले लोगे और y की जगह इंस्टेंटेनियस स्पीड ले लोगे और उसका एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, और उसका लॉजिक है यहां से आ रहा है, ये लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक। कैलकुलस का पार्ट इसमें लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई है। जल्दी से मुझे बताओ, डन, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फाइंड आउट द डिस्टेंस covered by an object if its speed versus time graph is, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया है कुछ इस तरीके का, ये इसकी स्पीड है, यहां से स्टार्ट किया है इसने, ये 0,0 है, दिस इज द टाइम इन सेकेंड एंड दिस इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, और ये ग्राफ दे दिया है 2 सेकेंड तक एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये इसका ग्राफ है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है 2 सेकेंड तक। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ इज। ठीक है, तो निकालो जल्दी से। क्या आएगा आंसर? सर इंटीग्रेशन बैच 2 में नहीं हुआ अभी। इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, फिर ऐसे बिना इंटीग्रेशन के भी हो जाएगा। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो हम इसका एरिया निकाल देते हैं जल्दी से। तो एरिया के लिए अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का एरिया जानते हो, ये वाली हाइट कितनी होगी, ये तो होगा 2 सेकेंड, ये है ओके, दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड। चलो तो ये मैं दे देता हूं, नहीं तो तुम बोलोगे कि क्या हो रहा है ये, है ना। तो इसको मैं दे देता हूं 45 डिग्री। अब मुझे बताओगे जल्दी से ये हाइट कितनी होगी, कौन बताएगा? दिस इज माय 45 डिग्री, हाँ 4। तो देखो ये 45 है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली, अगर मैं ये देखो ये 2 गया तो ये भी कितनी हो गई, 2, दिस इज 2, देन दिस इज ऑल्सो 2, एंड ये 2 पहले से दी हुई है तो ये 2, तो टोटल कितनी हो गई, 2 + 2 4। ठीक, तो एरिया कितना हो गया इसका,
हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना हो गया 4 + 2 इंटू हाइट कितनी हो गई 2, तो कितना आ गया 6 मीटर इज द आंसर, 6 मीटर इज द आंसर। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, तो ये 45 डिग्री लिख लेना क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर इंटीग्रेशन से करना था तो पहले इसकी इक्वेशन लिखनी होगी। इक्वेशन लिखना आती है स्ट्रेट लाइन की? कमेंट करके बताओ मुझे या फिर बोल के बताओ। तनिष्क सीखा है क्या? नो सर। अभी नहीं सीखा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बिना एंगल के नहीं होता, बिल्कुल सही है आर्यन, बिना एंगल के नहीं होता, बिल्कुल सही है। एंगल दिया होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये था सिंपल सा एक क्वेश्चन। और अब हम बात करेंगे वेलोसिटी की। वेलोसिटी सबको पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इज डिफाइंड एज द रेशो, इज डिफाइंड एज द रेशो, रेशो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक। और अब हम इसके देखेंगे टाइप्स। सो टाइप्स में पहला देखेंगे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, velocity at any instant is called instantaneous velocity. Suppose a position vector, suppose a position vector of any object is r vector at time t, at time t second, at time t second, clear? It changes its position, ये मैं कहूं it changes its position by dr vector in dt time। कितना टाइम, in dt time। Then, ठीक है, then instantaneous velocity, then the instantaneous velocity at the position r will be equal to क्या लिखेंगे हम, displacement upon time, that is the instantaneous velocity, vector। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ है, पोजीशन कितनी चेंज की है इसने, आर पोजीशन पर था, मतलब कोई वेक्टर पर था, ये आर वेक्टर पर था, ये ऑब्जेक्ट आर से कहां चला गया, यहां चला गया। दिस इज द आर वेक्टर जो इनिशियल था, ये यहां पर था ऑब्जेक्ट, यहां चला गया। कितना चेंज किया है इसने, डी आर वेक्टर, कितने टाइम में, dt सेकंड में। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना आ रहा है, dr, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, समझ रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो गया, dr वेक्टर, और टाइम कितना लगा, dt सेकंड। तो ये आ गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किस पोजीशन पर, एट द पोजीशन आर। लिख लो जल्दी से, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कुल मिला के आर पे था, कितना चेंज किया उसने, डी आर वेक्टर चेंज किया, तो वही तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और डी आर वेक्टर बाय डी टी, दैट इज अ वेलोसिटी, सिंपल सी डेफिनेशन। तो ये वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई।
ये जो dr वेक्टर होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, इनफाइनाइटली स्मॉल, समझ रहे हो? चलो वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला याद रखना, dr by dt, that is the instantaneous velocity। और अब आती है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बहुत ही सिंपल सा है, डिफाइंड एज द रेशो। इसका रेशो क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फिर आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भाई, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। याद रखना डिस्प्लेसमेंट है, यहां डिस्टेंस नहीं है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट। सो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो अगर मैं ये बोलूं कि ये पहले ए से बी गया है एंड देन बी से सी गया, सो ए से बी का जो डिस्टेंस है, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। मेरी आवाज आ रही है अर्चित? यस सर, आ रही है। चलो ठीक। तो देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं या फिर बी से सी जा रहे हैं। ए से बी का जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 4 मीटर, और ये जो बी से सी वापस आया है इसका जो डिस्टेंस दिया है ये दिया है 2 मीटर। सो जो टाइम है ए से बी तक का जाने का वो लग रहा है 4 सेकेंड, और जो बी से सी तक का जाने का टाइम है वो लग रहा है 2 सेकेंड। तो मुझे ये बताओ ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है या नहीं, कमेंट करके बताओ। ये नहीं चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। नहीं चल रहा। दिव्यांशी क्यों नहीं चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? नॉट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि जब ये ए से बी जा रहा है तो इसकी जो स्पीड है जाने की, ठीक है, तो वो कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड, और जो लौटने की स्पीड है बी से सी वो भी कितनी है, लौटने की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ये डायरेक्शन हो चुकी है टुवर्ड्स वेस्ट और ये डायरेक्शन थी टुवर्ड्स ईस्ट, अगर हम अपना साइन कन्वेंशन लेकर चलें तो। So due to change in direction, this is not moving in uniform velocity. तो ये केस कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म वाला। ठीक है, यूनिफॉर्म वाला कब होता, जब ये बिल्कुल सेम तरीके से चलता जाता। तो देखो ये तो हो गया नॉन यूनिफॉर्म, इसको नॉन यूनिफॉर्म के केस में डाल देना, और दिस इज अ यूनिफॉर्म कि भाई 2 मीटर चल रहा है 2 सेकेंड्स में, फिर से 2 मीटर या 4 मीटर चल रहा है 4 सेकेंड में, फिर 6 मीटर चल रहा है 6 सेकेंड में। तो इसके पास हमेशा जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी हमेशा क्या है, सेम, और मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम, 1 मीटर पर सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड तो सेम है
पर डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म। लिख लो जल्दी से, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं। वेलोसिटी चेंज दो तरीके से हो सकती है, डायरेक्शन की मदद से भी और मैग्नीट्यूड की मदद से भी। तो यहां जैसे मैंने बताया मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है पर डायरेक्शन चेंज हो गई तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। दोनों चीजें सेम होनी चाहिए हमेशा, देन वी कैन से इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉसिबल ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, पॉसिबल ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन इन सिंगल डायरेक्शन। इन सिंगल डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना तुम सोचो कि ऐसे कर लो, पहले आगे गए फिर इधर गए, तो सेम स्ट्रेट लाइन पर तो है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। हाँ, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, बिल्कुल सही है। तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत तुम जानते भी हो, बहुत अच्छी बात है, और तब भी एक रिवीजन जरूरी था। तो याद रखना नोट डालकर, अगर हम यहां देखें तो एवरेज स्पीड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमेशा बड़ा आएगा एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, इन एनी मोशन कर लो, इन एनी मोशन, इन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही भी है, ठीक है। इक्वल कब होगा? इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन द डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दैट इज पॉसिबल only in moving in a straight line motion without change in direction, without change in direction। नोट डाउन कर लो, सिंपल सा पॉइंट है, आ गया होगा समझ में। क्या हुआ अर्चित? कमेंट करो, किसी को पूछना है माइक ऑन करके पूछो। मैं कमेंट अभी पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं लिख रहा था। इन dt टाइम डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन एनी मोशन। यस, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए हो सकता है। हाउ अभी देखेंगे हम क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, हटा रहा हूं मैं। अब जरा देखो ध्यान से, ग्राफ बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड टाइम, ग्राफ्स बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड टाइम। सो अगर हम यहां से देखें, सो हमारे पास यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, मैं वेलोसिटी लिख लेता हूं सीधे, मीटर पर सेकंड में, और यहां टाइम है किसमें? सेकंड में। और मेरे को ये कोई ग्राफ दे दिया है, बताइए पॉसिबल है या नहीं निगेटिव? हाँ, निगेटिव पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक। तो अगर हम देखें तो इसका जो एरिया आएगा, ठीक है, ये जो एरिया है ऊपर वाला, ये लेंगे हम कैसा? पॉजिटिव, और इसका एरिया जो आएगा वो आएगा क्या? नेगेटिव। तो हम क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना,
हम क्या जानते हैं? एल्जेब्रिक सम विथ साइन, एल्जेब्रिक सम विथ साइन, या फिर मैं ये कहूं एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरिया विथ साइन अंडर द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम with the time axis give displacement, या मैं ये कहूं give the magnitude of displacement, या चलो ठीक है डिस्प्लेसमेंट ही लिख लो, मैग्नीट्यूड नहीं तो तुम बोलोगे पॉजिटिव रहता है, और जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही आए, हमेशा नेगेटिव भी आ सकता है। नीचे वाला एरिया अगर ज्यादा हो गया तो पूरा नेगेटिव आएगा, इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा है ना कि मैग्नीट्यूड। तो ये चीज ध्यान से देखो कि जो एरिया होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और टाइम के बीच का, टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया है, टाइम एक्सिस के साथ, याद रखना वेलोसिटी वाली एक्सिस के साथ नहीं, टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ जो एरिया है उन दोनों को हमें ऐड करना है, ऊपर वाले को पॉजिटिव नीचे वाले को नेगेटिव। ऐड करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा। दैट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी। सर वो आपने एरिया के सामने क्या लिखा है, वो नीचे की तरफ सर, नीचे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सर, नीचे जो लिखा है नीचे वाले ग्राफ में एरिया है नेगेटिव इक्वल टू में या एरो लगाकर, एरिया जो है नीचे वाला नेगेटिव लेना है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि वी नो डेट डी आर बाई डी टी ये क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वी इंस्टेंटेनियस। तो जो मेरा डी आर है उसको क्या लिख सकता हूं? वी इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये क्या देगा? इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो दिस इज आर एफ माइनस आर आई, ये है क्या? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज एरिया। ये क्या बन गया? दिस इज द, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज द एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ये लॉजिक है इसका, सिंपल। सर ये इंटीग्रेशन किया है क्या आपने? ये इंटीग्रेशन लिखा हुआ है, और मैंने ये जो किया ना ये इंटीग्रेशन ही है, लिमिट वाला। अभी बिल्कुल नहीं हुआ है क्या बैच 2 में? नो सर, शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा, शुरू भी नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हो ही जाएगा। हाँ बोलो सर, डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव इसलिए हो जाएगा कि कई बार क्या होगा कि इसका एरिया ज्यादा हो गया। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब क्या बताएगा? कि तुम अपनी इनिशियल पोजीशन से पीछे की तरफ चले गए, मतलब जो तुम्हारी फाइनल पोजीशन है वो पीछे है। ओके सर, डायरेक्शन की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, बिल्कुल। यही ये जो नेगेटिव ले रहे हैं हम, ये किसकी वजह से ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। सर मैंने सोचा मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। नहीं, मैग्नीट्यूड की तो बात ही नहीं हो रही है, ये नेगेटिव आता है डायरेक्शन की मदद। वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन शो कर रही है कि पीछे की तरफ है। चलो ठीक है, और जरा ध्यान से देखो। अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ बिटवीन पोजीशन
ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम। तो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम, तो ये है हमारी पोजीशन और ये है टाइम। टाइम किस में है? सेकंड में। पोजीशन है मीटर में। तो अगर इसका कोई ग्राफ दे दिया है, ध्यान से सुनो, कोई ग्राफ अगर दे दिया है तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? देखो याद रखना, जो स्लोप है, स्लोप ऑफ पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, that gives instantaneous velocity at any position, so slope of position versus time graph, ठीक है, gives instantaneous velocity at any position। तो सपोज करो ये मेरी पोजीशन थी 0 और टाइम भी कितना था 0, इस पोजीशन पर गया, ठीक है, यहां पर, दिस इज द पोजीशन एट x मीटर। यहां पर अगर मेरे से वेलोसिटी पूछी जाएगी तो मैं यहां पर डालूंगा एक स्लोप। ये स्लोप क्या होता है? ये वाला एंगल, ये एंगल अगर थीटा है तो जो स्लोप है एट x दैट इज इक्वल टू tan थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और ये tan थीटा का मतलब है dx/dt, और ये मेरे को क्या देगा? दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पोजीशन x। ये देख लो जरा, अगर मुझे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो मैं स्लोप निकालकर किसी भी पॉइंट पर, मतलब डिफरेंशिएट कर कर पोजीशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे? x से। तो मैं dx/dt, मतलब जो पोजीशन है, ये जो ग्राफ है, इसकी इक्वेशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी एट द पोजीशन x। लिख लो जल्दी से, इंपॉर्टेंट है ये। जिसने अभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, मैं चाहूंगा कि जल्दी से बोले, ठीक है, सर से बोले कि सर हमें जरूरत पड़ रही है फिजिक्स में, मैं बोल दूंगा, वो पढ़ा देंगे जल्दी से, ठीक है, टेंशन मत लो। सर इसमें ये थीटा बाहर क्यों है? हमेशा याद रखना, स्लोप का थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लिया जाता है। ऑलवेज टेक इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ रहे हो? मतलब हमेशा बाहर से लोगे तभी स्लोप रहता है। इस स्लोप को डिफाइन करने के लिए थीटा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना है तुम्हें। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द स्लोप। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर देख रहे हो और उससे नेगेटिव आएगा, क्योंकि tan थीटा यहाँ पर, ये थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है और tan थीटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी हमें। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना चाहता हूं तो देखो जरा, फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या करना होगा? मुझे कोई बताएगा? फॉर द इंस्टेंटेनियस स्पीड टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मतलब v इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड ले लेना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी, वो सॉरी स्पीड मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखो तो स्पीड मिल जाएगी और डायरेक्शन भी आएगी, यानी निगेटिव पॉजिटिव आएगा अगर, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, ना कि स्पीड। हाँ ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क मैंने तुम्हें बता ही दिया है, मेंस का प्रीवियस ईयर्स के सारे करने हैं तुमको, मॉड्यूलेशन वगैरह छोड़ देना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मेंस।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास सर में। मैंने आपको सर एक क्वेश्चन भेजा था सर, उसका सॉल्यूशन भेज दीजिएगा। हाँ हाँ भेज दूंगा बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, और पोस्ट कर देना ओम वो वाले क्वेश्चन जो ग्रुप पर डालने हैं। थैंक यू।